तो आज हम डिस्कस करेंगे इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। क्यों हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट के अंदर दो अभी डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट नंबर वन, इजराइल और यूएई इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और इस एग्रीमेंट को यूएस ने सपोर्ट किया है। तो इस एग्रीमेंट को कहा जाता है अब्राहम अकॉर्ड है। तो यहाँ पे यूएई इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा और ये पूरा ब्रॉडर एग्रीमेंट है। बाकी डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। तो अब्राहम अकॉर्ड फर्स्ट डेवलपमेंट। सेकंड डेवलपमेंट, इजराइल अभी लेबनान के अंदर अटैक कर रहा है। लेबनान के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ग्रुप एक मिलिटेंट ग्रुप है, जैसे तालिबान है अफगानिस्तान में, वैसे ही एक मिलिटेंट ग्रुप है। तो इजराइल अभी उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो इजराइल, यूएई, लेबनान, पैलेस्टीन, ये सारा है क्या, इसको हम देखते हैं। टॉपिक का आउटलाइन, कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में। इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट का टाइमलाइन क्या है? 1897 से ये पूरा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। अगर आपको मिडल ईस्ट को अच्छे से समझना है तो अगर आप ईरान सऊदी अरेबिया डिस्प्यूट को समझ जाते हैं, विच इज शिया सुन्नी डिस्प्यूट, और इजराइल पैलेस्टीन के डिस्प्यूट को समझ जाते हैं, तो मिडल ईस्ट के पूरे पॉलिटिकल मेज को आप डिकोड कर पाएंगे। कौन से इशू इन्वॉल्व हैं, इजराइल का डिमांड क्या है, पैलेस्टीन का डिमांड क्या है, सॉल्यूशन क्या है इस पूरे प्रॉब्लम का, और इंडिया का स्टैंड क्या है। यहाँ पे इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है? इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रल है, दोनों को सपोर्ट कर रहा है? क्या है इंडिया का यहाँ पे रोल? पर्सनली जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं पैलेस्टीन की तरफ से देखूं ये पूरे इशू को, तो पैलेस्टीनियन यहाँ के लोकल थे, अरब थे, इजरायलीज आए, ज्यूज आए। इजरायलीज जो रिलीजन को फॉलो करते हैं वो ज्यू रिलीजन है, वो यहाँ पे आए और उन्होंने पैलेस्टीनियन को भगा दिया, हटा दिया, या उनको रिफ्यूजी में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट बिट्रेयल, कि कोई आपके घर में आता है, आपके रीजन में आता है और वहीं से वो आपको निकाल के फेंक देता है। अगर मैं इसको पैलेस्टीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, सो दिस इज अ ग्रेट बिट्रेयल। ग्रेट पावर्स जो वर्ल्ड की है वो अपना फायदा नुकसान इसमें देखती है और कोई भी पैलेस्टीन के लिए जेन्युइन सपोर्ट में नहीं आया। 2000 से 2005 में पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट थे यासिर अराफात। वो पैलेस्टीन को लेके बहुत एक स्ट्रांग मूवमेंट चलाते थे और बहुत ही वोकल थे। उसके बाद कोई ऐसा लीडर वहां पे नहीं आया जो पैलेस्टीन के कॉज को आगे ले जाए। अगर मैं इजराइल की तरफ से इस इशू को देखता हूं तो ये पूरा इशू है जस्ट सर्वाइवल का। इजराइल चारों साइड से सराउंडेड है अरब कंट्री से। अरब कंट्री के अंदर जो वो रिलीजन को फॉलो करते हैं वो इस्लाम है, इजराइल का रिलीजन है ज्यूज है। तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए दूसरे रिलीजन से, तो ये अगर डिपेंड करता है आप कौन से साइड से स्टोरी को देख रहे हो। बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। एक वीडियो है, इसको पहले हम देख लेते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये पूरा वीडियो था इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को लेके। अब हम ये समझते हैं इसमें एक्टर कौन कौन इन्वॉल्व है। मिडल ईस्ट डिस्प्यूट का 4 एंगल है। पहला एंगल है शिया सुन्नी डिस्प्यूट। शिया लोग कौन है, सुन्नी लोग कौन है, और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्यों अराइज हुआ, उसके पीछे का हिस्टोरिक रीजन क्या है और प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट का स्टेटस क्या है। दूसरा, इजराइल पैलेस्टीन इशू, ये क्या है, इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है, पैलेस्टीन को कौन सपोर्ट कर रहा है। थर्ड है अरब वर्सेस पर्शियन। पर्शियन जो लोग पर्शिया से हैं, अरब जो लोग अरेबिक लैंग्वेज बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है। एंड देन अरब रीजन में कोई सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, कहीं पे मोनार्की है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे मिलिट्री रूलर है, देन वी हैव डिक्टेटर, देन वी हैव टेररिस्ट ग्रुप जो रूल कर रहा है, एंड देन वी हैव रिलीजियस रेडिकल। So different groups are fighting among each other for political power, be it monarchy, be it democracy, be it military, dictator, etc. So these are the 4 conflict or which originate in Middle East region. अब एक एक करके हम डिकोड करते हैं। फर्स्ट
पर्शिया एंड अरब, इनके बीच में क्या डिस्प्यूट है? सो ये रेड कलर में जो रीजन शेडेड है ये अरब्स हैं। सो ये पूरा रीजन है, इसको अरेबिक पेनिनसुला कहा जाता है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, ओमान, ये सब कंट्रीज हैं। और प्लस ये अफ्रीका में एक्सटेंड होते हैं, वेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड टू सम एक्सटेंड साउथ ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे एक्सटेंड होते हैं। सो दे आर अरब। ये ईरान है, यहाँ पे लैंग्वेज है पर्शिया। ईरान, टू सम एक्सटेंड अफगानिस्तान, देन यहाँ पे शायद ये टर्कमेनिस्तान है या कजाकिस्तान, में कोई याद नहीं आ रहा। सो ये सब कंट्री में पर्शियन लैंग्वेज है। तो ये कंट्री ईरान, अफगानिस्तान प्लस अरब, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है। ये पूरा मैप बता रहा है वर्ल्ड में मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे है। तो जो लाइट ग्रीन कलर है वहां पे दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम अरेबिक लैंग्वेज एंड पर्शियन लैंग्वेज। जैसे पाकिस्तान में उर्दू डोमिनेट कर रहा है, बांग्लादेश में बांग्ला लैंग्वेज डोमिनेट कर रहा है, देन मलेशिया है, इंडोनेशिया है। तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट दे आर नाइदर अरब, दे आर नाइदर पर्शियन। तो पहला डिस्प्यूट है पर्शियन और अरब के बीच में, कौन डोमिनेट करेगा इस्लामिक वर्ल्ड को। दूसरा आता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे मिडल ईस्ट में अगर मैं इजराइल को देखूं तो वहां पे डेमोक्रेसी है, लोग वोट करते हैं, वोट करने के बाद अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। अगर मैं सऊदी अरेबिया को देखूं तो वहां पे मोनार्की है, किंग वहां पे रूल करता है इन सऊदी अरेबिया। अगर मैं सीरिया को देखूं और सूडान को देखूं तो यहाँ पे डिक्टेटर रूल करते हैं। डिक्टेटर मीन्स वो फोर्सफुली रीजन को रूल करते हैं, और वो रीजन को इसलिए रूल करते हैं ताकि अपने एजेंडा को फुलफिल कर पाए। जो भी वो बोलते हैं वो लॉ हो जाता है। डिक्टेटर और मोनार्की में क्या डिफरेंस है कि जैसे आज मैं किंग हूं सऊदी अरेबिया का, मेरे जाने के बाद दूसरा किंग कौन बनेगा सऊदी अरेबिया का? वो मेरे फैमिली से ही कोई होगा, या तो मेरा भाई होगा, या मेरी डॉटर होगी, या मेरा सन होगा, मेरे फैमिली से ही होगा। लेकिन डिक्टेटर मीन्स आज मैं रूलर हूँ सीरिया का, से बशर अल असाद सीरिया के अभी डिक्टेटर हैं, आज वो सीरिया से चले जाते हैं, उसके बाद सीरिया को कौन रूल करेगा? कोई और डिक्टेटर आ जाएगा, नॉट नेसेसरली कि उनके फैमिली से ही आए। देन उसके बाद थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी मीन्स जहां पे रिलीजियस लीडर रूल करते हैं रीजन को। ईरान के अंदर मिस्टर अयतुल्ला खोमेनी, ये वहां के सुप्रीम लीडर हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रूल कर रहा है, और ये दोनों रिलीजन के वे में रूल कर रहा है। जैसे शारिया लॉ में क्या मेंशन है उस हिसाब से ये रूल कर रहा है। फिर उसके बाद कुछ टेररिस्ट ग्रुप है यहाँ पे, जैसे इस्लामिक स्टेट मिडल ईस्ट में वर्क कर रहा है, वो एक टेररिस्ट ग्रुप है। कुछ रिलीजियस रेडिकल ग्रुप है, जैसे इजिप्ट के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रहा है जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। सो ये पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस रेडिकल है। सो टेररिस्ट के बीच में, रिलीजियस रेडिकल के बीच में, थियोक्रेसी के बीच में, किंग्स के बीच में, डेमोक्रेट के बीच में, डिक्टेटर के बीच में, मिलिट्री रूलर के बीच में। इजिप्ट के अंदर भी मिलिट्री जो है बहुत बार उसने कूप कर लिया है। तो इन सब के बीच में पावर का टशल चलता है कि कौन पावर को कैप्चर करेगा, और पावर का पावर का टशल होगा, वहां पे बार बार कॉन्स्पिरेसी होगा, तो वो रीजन कैसे स्टेबल होगा। मिडल ईस्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन है। अगर ये पूरा रीजन कंबाइन हो जाए तो ये यूरोप के लिए एक बिगेस्ट थ्रेट है, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है। बट ग्रेट पावर ने सिस्टमैटिकली क्या किया, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट किया कि जैसे आप पर्शियन हो, आप अरेबिक हो, अरब हो, आपके बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, नहीं, आपके बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। आप शिया हो, सुन्नी हो, आपके बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये रीजन अगर यूनाइट हो जाता है तो इसके पास बहुत रिसोर्सेज है, और ये यूरोप को, अमेरिका को थ्रेट पोज कर सकता है। तो जानबूझ के सिस्टमैटिकली इस रीजन में प्रॉब्लम क्रिएट किया गया।
प्लस इस रीजन के लोगों का भी फॉल्ट है। लोग मीन्स रूलर यहाँ पे जो है उनका भी फॉल्ट है कि उन्होंने भी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके ट्यून पे उन्होंने डांस किया। मीन्स वेस्टर्न कंट्री ने कहा कि आप ऐसे करो तो वो भी ऐसे करने लगे अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। और ये पूरा रीजन आज वन ऑफ द मोस्ट फ्रैक्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। आप किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उठा के देखना वन और अदर वे में यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो ही रहा होगा। थर्ड यहाँ पे शिया वर्सेस सुन्नी का डिस्प्यूट है। अब ये शिया सुन्नी का डिस्प्यूट क्या है? 1632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ होता है। प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम रिलीजन के अनडिस्प्यूटेड लीडर होते हैं। तो जब उनका डेथ होता है उसके बाद उनका सक्सेसर कौन बनेगा, हिंदी में उसको वारिस कहते हैं, वारिस उनका कौन बनेगा। तो एक मेजोरिटी लोग डिसाइड करते हैं कि जो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल होगा वो प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर होना चाहिए और वो इस्लाम रिलीजन का लीडर बनेगा और उस लीडर को खलीफा कहा जाता है। तो वो इस्लाम रिलीजन का खलीफा बनेगा, लीडर बनेगा। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल 85% ऑफ पीपल उनका कंसेंसस कैंडिडेट था अबू बकर। अबू बकर वो फ्रेंड था प्रॉफिट मोहम्मद का, प्रॉफिट मोहम्मद का डिसाइपल था, प्रॉफिट मोहम्मद का एड था, तो हेल्पर था, उनका स्टूडेंट था, उनका फ्रेंड था और उसके पास बहुत नॉलेज था। तो लोगों ने कहा कि अबू बकर प्रॉफिट मोहम्मद के बाद मुस्लिम रिलीजन का हेड बनना चाहिए, लीडर बनना चाहिए। 85% लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट। तो ये जो ग्रुप जो अबू बकर को सपोर्ट कर रहा था वो बन गया सुन्नी। कुछ ग्रुप थे 10 से 15% लोग, उनका ऐसा कहना था कि नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस्लाम रिलीजन का हेड उसे बनना चाहिए जो प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली का ही है, फैमिली के बाहर का कोई हेड ना बने, ये हेरिडिटरी होना चाहिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद का कोई सन नहीं था, कोई बेटा नहीं था। अगर उनका कोई सन होता तो वो हेड बन जाता। तो प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर थी जिसका नाम था फातिमा। फातिमा का हस्बैंड था शियात अली। तो शियात अली प्रॉफिट मोहम्मद का सन इन लॉ हुआ और वो प्रॉफिट मोहम्मद का कजिन भी था। तो ऐसा कहा गया कि जो इनके फैमिली का मेंबर है वही अब इस्लाम रिलीजन को हेड करेगा। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का कोई लड़का नहीं है तो उनके डॉटर का हस्बैंड, दैट इज उनका सन इन लॉ, इस्लाम रिलीजन का हेड बनना चाहिए। तो जो लोग शियात अली को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग शिया बन गए। अब शिया नाम कैसे आया? तो यहाँ पे देखो, शियात अली का SHI और अली का A, तो ये शॉर्ट हो गया शिया। 85% जो मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड में है वो सुन्नी है। इस्लाम रिलीजन के बहुत सारे सेक्ट हैं, ये जैसे शिया और सुन्नी है, ये सेक्ट है, बट ये दो मेजर सेक्ट है। अब सेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे जैनिज्म में आप देखो तो जैनिज्म के अंदर वहाँ पे श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं, तो ये दो सेक्ट हो गए हैं। इन शॉर्ट में कहो तो दो ग्रुप हो गया। तो 85% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वो सुन्नी है। मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक, डेट इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, यहाँ पे सुन्नी है, डोमिनेट कर रहे हैं। 10 to 15% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड में शिया हैं और ईरान, बहरीन, अजरबैजान, साउदर्न इराक एंड साउदर्न लेबनान, वहाँ पे शिया पॉपुलेशन है। सुन्नी ग्रुप को लीड कौन करता है? तो सऊदी अरेबिया इनको लीड करता है। शिया ग्रुप को कौन लीड करता है? तो इनको ईरान लीड करता है। तो डेट्स वाई ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में कन्फ्लिक्ट है, बिकॉज सऊदी अरेबिया सुन्नी ग्रुप को लीड कर रहा है, ईरान शिया ग्रुप को लीड कर रहा है। एक और, शिया पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली दूसरे अरब कंट्री में भी है, लाइक वो सऊदी अरेबिया में भी है, कतार में भी है, UAE में भी है। ये पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस को कंट्रोल कर रहा है। तो ये भी कहा जाता है कि ये जो फाइट जो है वो सिर्फ रिलीजियन सेक्ट के बीच में नहीं है, ये रिसोर्सेस के लिए भी है, पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए भी है। तो यहाँ से शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट आया। तो तीन चीज मैंने आपको बताया, एक अरब और पर्शियन के बीच में क्या डिस्प्यूट है, दूसरा मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मिडिल ईस्ट है उसमें क्या डिस्प्यूट है, और थर्ड शिया वर्सेस सुन्नी का क्या डिस्प्यूट है। अब हम आते हैं इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट के ऊपर। तो अभी तक अगर कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं।
ओके, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है, हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें देखो ये जो सर्कल मैंने किया है वो मिडल ईस्ट है, और यहाँ पे इजराइल कंट्री है, ये रहा इजराइल। अब इसके आप पूरा मैप को आप समझो। इजराइल के साउथ में लाई कर रहा है इजिप्ट, इस्लामिक कंट्री है, अरब कंट्री है। इजराइल के ये जो है वो साउथ वेस्ट है। इजराइल के साउथ में लाई कर रहा है रेड सी। इजराइल के ईस्ट में लाई कर रहा है जॉर्डन, जॉर्डन कंट्री है। फिर यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है जॉर्डन रिवर। इजराइल के नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है सीरिया। इजराइल के नॉर्थ में लाई कर रहा है लेबनन। इजराइल के वेस्ट में लाई कर रहा है मेडिटेरियन सी। इजराइल के ईस्ट में लाई कर रहा है डेड सी। तो ये सारे डेड सी, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, इसके बीच में इजराइल लोकेटेड है, और ये सारी कंट्री है। सो लेबनन ये मुस्लिम कंट्री, सीरिया मुस्लिम कंट्री, जॉर्डन मुस्लिम कंट्री, इजिप्ट मुस्लिम कंट्री, तो उसके बीच में ईरान वहाँ पे है। दूसरा, सॉरी, उसके बीच में इजराइल है, सॉरी मैंने ईरान बोला। अब यहाँ पे दो शेडेड पोर्शन देखो, तो ये एक गाजा है, तो इसको गाजा स्ट्रिप कहा जाता है, और ये है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक क्यों कहा गया? ये जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर का ये ईस्टर्न पार्ट, जॉर्डन रिवर का वेस्टर्न पार्ट। रिवर जहाँ पे, रिवर के आप दोनों साइड देखेंगे, क्योंकि रिवर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फ्लो करता है, तो उसका जहाँ पे वाटर एंड होता है उसको बैंक कहते हैं। वैसे ही सी में जहाँ पे वाटर खत्म होता है, लैंड स्टार्ट होता है, उसको कोस्ट कहते हैं। सो रिवर का वेस्टर्न बैंक, जॉर्डन रिवर का वेस्टर्न बैंक, ये इसको वेस्ट बैंक कहते हैं। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये पैलेस्टीन है। पैलेस्टीन नाम का कोई कंट्री नहीं है, बट फ्यूचर में अगर पैलेस्टीन नाम का कंट्री बनेगा तो उसके अंदर गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। बाकी पूरा जो आप पेल येलो में दिख रहे हैं ये इजराइल है। इजराइल का कैपिटल है तेल अवीव, और जेरूसालेम सिटी उसमें पार्शली इजराइल का कंट्रोल है, पार्शली उसमें वेस्ट बैंक पैलेस्टीन का कंट्रोल है। जेरूसालेम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, इस्लाम रिलीजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जुदाइज्म और ज्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्रिश्चियनिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा इजराइल का मैप है। मैप क्यों मैंने आगे दिखाया कि आगे हम पूरा इसका टाइमलाइन देखेंगे, तो उसमें आप देखना कि मैप को आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज आप देखो, गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे एक ग्रुप रूल कर रहा है पैलेस्टीन का जिसका नाम है हमास। वेस्ट बैंक में एक ग्रुप रूल कर रहा है जिसका नाम है अल फतह। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज ने हमास को ऐसे टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है, सेम जैसे तालिबान को बहुत सारे कंट्रीज ने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है, बट देन ऑल्सो वो अफगानिस्तान को रूल कर रहा है। तो अफगानिस्तान एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो गाजा स्ट्रिप को रूल कर रहा है। वेस्ट बैंक को अल फतह रूल कर रहा है। अल फतह एक बहुत ही ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ के जो लीडर्स हैं अब वो लेजिटिमेसी अपना खो गए हैं, लोग उन पे भरोसा नहीं करते हैं, करप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो हमास ऐसा कह सकते हैं कि पैलेस्टीन का फ्यूचर है, बट बहुत ही वायलेंट फ्यूचर है, क्योंकि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास को सपोर्ट कौन करता है? तो इसको ईरान सपोर्ट करता है। ईरान के सपोर्टर इराक, देन सीरिया, देन लेबनन, ये लोग इसको सपोर्ट करते हैं। तो अब अगर पूरे रीजन में ईरान वीक होता है तो हमास वीक होगा, हमास वीक होगा तो पैलेस्टीनियन मूवमेंट वीक होगा। तो अब देखो कि इराक के अंदर अभी सिविल वार चल रहा है, इस्लामिक स्टेट वर्सेस रेस्ट सीरिया के अंदर चल रहा है। लेबनन के अंदर इजराइल ने अटैक किया, और लेबनन के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। ये हिजबुल्लाह भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी एंटी इजराइल है।
तो पूरा का पूरा वेस्टर्न कंट्री इजराइल को सपोर्ट करता है और ऐसे रिजल्ट वो ईरान को, इराक को, सीरिया को, लेबनान को टारगेट करते हैं। बट ईरान क्योंकि एक स्ट्रांग कंट्री है, उसको डायरेक्टली काउंटर करना तो डिफिकल्ट है। तो अब ये क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, जैसे पुराने पिक्चर में आप देखना कि किसी विलन को मुझे मारना होगा, मूवी जैसी स्टार्ट हुई तो मुझे पता चल गया कि ये विलन है, से प्रेम चोपड़ा या कोई भी विलन है। तो विलन को हम स्टार्टिंग में नहीं मारते हैं, विलन को मारने के लिए हम लास्ट के 10 मिनट रिजर्व रखते हैं कि पहले हम विलन को मारेंगे, फिर एक दो मोटिवेशनल स्पीच देंगे, करेक्टिंग स्पीच देंगे। लेकिन स्टार्टिंग से हम किसको मारना चालू करते हैं, जो उसके हेल्पर होते हैं, जो उसके चंटू बंटू होते हैं, उनको हम मारना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही ईरान के सपोर्टर इराक, सीरिया, लेबनान है, अगर इन तीनों को अटैक करके एलिमिनेट कर देते हैं तो ईरान वीक होगा। ईरान वीक होगा तो वो हमास को कैसे सपोर्ट करेगा, हमास को सपोर्ट नहीं करेगा तो पैलेस्टीनियन मूवमेंट वीक हो जाएगा। तो ये पूरा वहां का कैलकुलेशन है। इसराइल को कौन सपोर्ट करता है? इसराइल को सपोर्ट करता है यूएस। यूएस के एलाइज कौन है इस रीजन में? तो सऊदी अरेबिया प्लस। अब सऊदी अरेबिया प्लस क्या है? जब मैं ऐसा कहता हूं सऊदी अरेबिया तो यूएई, ओमान, मस्कट, ये सारा आ गया क्योंकि ये सब सऊदी अरेबिया के एलाई हैं। सो इसराइल यूएस को सपोर्ट कर रहा है, तो सॉरी यूएस इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर इसराइल वीक हुआ तो यूएस भी वीक होगा। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी अरेबिया इसराइल को इसलिए सपोर्ट कर रहा है बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईरान। तो ये पूरा कैलकुलेशन समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान, इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन, कौन कौन से साइड में है। तो अब टाइमलाइन स्टार्ट करते हैं। ये है प्रेजेंट डे इसराइल। आप जो येलो कलर में देख रहे हैं वो इसराइल कंट्री है येलो कलर में, और जो आप रेड ब्लैक कलर में देख रहे हैं वो पैलेस्टीन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1917 में। 1917 में इसराइल नाम का कोई कंट्री था ही नहीं, पैलेस्टीन नाम का कंट्री था, और ये पूरा जो ब्लैक स्ट्रिप आप देख रहे हैं पैलेस्टीन कंट्री है। 1947 में ज्यूस के लिए एक कंट्री बनाया गया जिसका नाम अभी नहीं पता था, बट उसको कहा गया ये ज्यूइश स्टेट है। तो अब देखो कि यहाँ से अब जब ट्रांजिशन हो रहा है तो ये ब्लैक शेडेड रीजन कम हो गया और येलो कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 50% रीजन ज्यूस को मिल गया और 50% जो रीजन है वो अरब को मिल गया। अब आते हैं 1948 में, फर्स्ट अरब इजराइल वार हुआ था। यहाँ पे ये ब्लैक वाला रीजन और श्रिंक हो गया, येलो वाला रीजन एक्सपांड हो रहा है। देन 1967 में यहाँ पे 6 डे वार हुआ था। यहाँ पे आप देखो कि येलो वाला रीजन है और ज्यादा एक्सपांड होता है और ब्लैक रीजन और कम हो जाता है, और यहाँ पे तो ब्लैक रीजन बहुत मिनिमम हो गया, दो ही जगह पे है, एक गाजा स्ट्रिप पे और दूसरा ये वेस्ट बैंक वाला रीजन है। यानी ज्यूज इस रीजन में आए और उन्होंने यहाँ के लोकल अरब्स को ही यहाँ से हटा दिया, एंड नाउ पैलेस्टीन नाम का अब कोई कंट्री ही नहीं है, एंड पैलेस्टीनियंस आर फाइटिंग फॉर देयर रिकॉग्निशन। तो ये पूरा स्टोरी है। अब ये स्टोरी स्टार्ट कैसे होता है? 1897 से स्टोरी स्टार्ट होता है। कोई भी कंट्री नहीं था जिसको ज्यूज अपना कंट्री कह पाए। जैसे आप देखो कि इंडिया है, यहाँ पे मेजोरिटी हिंदूज रहते हैं। अब सपोज ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में या किसी अफ्रीकन कंट्री में, अरब कंट्री में हिंदूज अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो इंडिया में आके रिफ्यूज ले सकते हैं। सेम मुस्लिम्स के लिए, सेम क्रिश्चियंस के लिए, बट ज्यूज के लिए कोई कंट्री था ही नहीं, तो वो हर कंट्री में ऐसे रिफ्यूजी की तरह रह रहे थे। तो 1897 में वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, और ये एक मूवमेंट था यूरोपियन कंट्री में जहां पे ज्यूज ने कहा कि अब हम अपने लिए एक नया स्टेट बनाएंगे, नया कंट्री बनाएंगे, बिकॉज क्रिश्चियंस यूरोप में हमारे ऊपर एट्रोसिटी कर रहे हैं और वो ठीक नहीं है, वी नीड आवर ओन कंट्री। लेकिन अब कंट्री को वो कहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे? जहां पे अभी इंडिया है या फिर साउथ ईस्ट एशिया है या फिर अमेरिका है। तो इन्होंने जेरूसलम और उसके आसपास के रीजन को चूज किया बिकॉज हिस्टोरिकली ये रीजन ज्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1897 में
वर्ल्ड के सारे जीव्स इकट्ठे हो जाते हैं और वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं और वो कहते हैं कि हमें अब अपना नया कंट्री बनाना चाहिए बिकॉज यूरोप में हमारे ऊपर क्रिश्चियंस एट्रोसिटी कर रहे हैं, हमारे पास कोई अपना होमलैंड नहीं है, तो वी नीड टू क्रिएट आवर ओन कंट्री, बट वेयर वी विल क्रिएट आवर ओन कंट्री, दैट विल बी इन इन एंड अराउंड जेरूसलम। तो वहां पे हम अपना कंट्री क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन होता है 1897। अब इन्होंने तो डिमांड कर दिया कि हमें अपना कंट्री चाहिए, बट कौन इनको कंट्री बना के देगा? से पैलेस्टीन में इनको कंट्री बना के दे दे तो पैलेस्टीनियन का क्या करेंगे? उनको तो भगाना पड़ेगा। तो वर्ल्ड वार वन होता है, ये लोग ब्रिटेन के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको वर्ल्ड वार वन में सपोर्ट करेंगे, आप प्रॉमिस करो कि जब वर्ल्ड वार वन कंक्लूड होगा तो आप हमारे लिए कंट्री क्रिएट करके देंगे। सो ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, आप हमें सपोर्ट करो और जब वर्ल्ड वार वन कंक्लूड होगा तो वी विल क्रिएट अ कंट्री फॉर यू। So Jews supported Britain as they promised to create a Jewish state after conclusion of First World War। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अब सपोज इलेक्शन चल रहा है, तो मैंने ऐसा इलेक्शन में बोल दिया कि अगर मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मैं पूरे दिल्ली में वाईफाई लगा दूंगा, पानी सबको फ्री कर दूंगा, या फिर दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी थोड़ा जीतना पॉसिबल नहीं है, तो व्हाई नॉट प्रॉमिस कर दो ना। मैं मून भी प्रॉमिस कर दूंगा, या फिर नेशनल इलेक्शन हो रहा है तो मैं कहूंगा कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनता हूं तो इंडिया में एवरी ईयर 2 करोड़ का जॉब आएगा, या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि 15 लाख सबके अकाउंट में जाएगा, बिकॉज आई नो कि अभी जीतना थोड़ा मुश्किल है, तो हो सकता है जितना प्रॉमिस करना है कर लो, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूं तो उसके बाद वो सारा प्रॉमिस मुझे फुलफिल करना है, और फिर अगर मैं नहीं फुलफिल करूंगा तो देन पीपल आर गोइंग टू क्रिटिसाइज मी। सो ब्रिटिशर ने प्रॉमिस कर दिया इनको कि चलो ना, अभी तो वर्ल्ड वार वन है, ज्यूज का सपोर्ट ले लेते हैं और उसके बाद देखेंगे जब ये वर्ल्ड वार वन खत्म होगा कि इनके लिए कंट्री क्रिएट करना है या नहीं करना है। लेकिन वर्ल्ड वार वन का सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऐसा हुआ कि ब्रिटेन विनिंग साइड पे था, और अब जब ब्रिटेन विनिंग साइड पे था तो अब ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है कि उसको ज्यूज के लिए कंट्री क्रिएट करना है। तो 1917 में बल्फोर डिक्लेरेशन आता है। ब्रिटेन का फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं जेम्स बल्फोर, ये अप्रूव करते हैं क्रिएशन ऑफ नेशनल होमलैंड फॉर ज्यूज इन पैलेस्टीन। 1917 बल्फोर डिक्लेरेशन, बल्फोर इनके सरनेम पे है, तो इन्होंने अनाउंस किया कि अब हम ज्यूज के लिए नया कंट्री क्रिएट करेंगे। 1920 में लीग ऑफ नेशन का क्रिएशन होता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन का क्रिएशन हुआ, वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन का क्रिएशन हुआ था, और लीग ऑफ नेशन का पर्पस था कि उसको एक वर्ल्ड वार तो हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार को प्रिवेंट करना है, बट अनफॉर्चुनेटली लीग ऑफ नेशन शॉर्ट लिव्ड था और वो अपने एम ऑब्जेक्टिव में फेल हो जाता है। तो लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन होता है, और लीग ऑफ नेशन में एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आता है जिसको मैंडेट सिस्टम कहते हैं। अब मैंडेट सिस्टम क्या है? अगर कोई स्मॉल कंट्री अपने आप को प्रॉपर वे में चला नहीं पाती है, प्रॉपर वे में एडमिनिस्टर नहीं कर पाती है, तो उसको कोई लार्ज कंट्री एडमिनिस्टर करेगा। दैट वाज मैंडेट सिस्टम। से फॉर एग्जांपल लार्ज कंट्री कौन है? रशिया है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएस है, ये सब लार्ज कंट्री है। तो अगर कोई छोटी कंट्री, उस समय जैसे इंडिया जो था वो कॉलोनी था, या सूडान है, या पैलेस्टीन है, अगर ये लोग अपने आप को नहीं चला पाते हैं तो इनको कौन चलाएगा? इनको लार्ज कंट्री चलाएगा। तो दिस वाज मैंडेट सिस्टम। सो दोस नेशन which cannot be ruled by themselves have to be ruled by others. Others means great power for some time. अब ब्रिटिश मैंडेट में 4 रीजन आता है। एक पैलेस्टीन, दूसरा इंडिया पाकिस्तान वाला रीजन, उस समय तो इंडिया ही था, पाकिस्तान तो था नहीं, जाम्बिया जिम्बाब्वे वाला रीजन, एंड सूडान साउथ सूडान का रीजन। ब्रिटिशर ने ये चारों रीजन को इस तरीके से मैनेज किया, इतने अच्छे से मैनेज किया, अभी तक इस रीजन में डिस्प्यूट है। पैलेस्टीन रीजन में इजराइल पैलेस्टीन का डिस्प्यूट है,
इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट है। अगर साउथ एशिया के बारे में आपको उसका प्रॉस्परस फ्यूचर इमेजिन करना है तो दैट कैन नॉट बी डन विदाउट द सॉल्यूशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट। जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में डिस्प्यूट है इन अफ्रीका, एंड सूडान में से साउथ सूडान एक नया कंट्री बना इन 2011 और इनके बीच में भी बहुत ही वायलेंटली डिस्प्यूट है। सो इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो कि ब्रिटिश मैंडेट के अंदर जो जो भी कंट्री आई थी, आज वहां पे ब्रिटिशर के मिसमैनेजमेंट की वजह से वहां पे वन और अदर डिस्प्यूट है। देन वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होता है 1939 से 1945 में। जर्मन्स ज्यूज के ऊपर एट्रोसिटी करते हैं। ज्यूज ये सेपरेटेड नहीं होगा, दिस विल बी सपोर्टेड। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप होता है, एक एक्सिस ग्रुप होता है जिसमें जर्मनी, इटली एंड जापान होता है, और दूसरा एलाइड ग्रुपिंग होता है जिसमें ब्रिटिशर, अमेरिकन, यूएस, फ्रांस और रशिया ये होता है। सो जर्मनी एंड उसके लीडर हिटलर वो ज्यूस के ऊपर एट्रोसिटी कर रहे थे, तो जिसके वजह से ज्यूस ने ऑपोजिट कैंप को सपोर्ट किया और वो थे एलाइड पावर। तो एलाइड पावर के अंदर ब्रिटिशर भी थे। तो वर्ल्ड वॉर टू कंक्लूड होता है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू कंक्लूड होता है 1945 में, उसके बाद 1946 में यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है, एंड 1947 में यूनाइटेड नेशन का एक पार्टीशन प्लान आता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उस समय मेंबर्स कौन थे, तो इस पे ध्यान देना आप। यूएस मेंबर था, ब्रिटेन मेंबर था, फ्रांस मेंबर था, रशिया मेंबर था, और इन्होंने चाइना को भी इंक्लूड कर लिया था। तो अभी भी ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो ये चारों विनिंग साइड पे थे। इजराइल मूवमेंट को लेके सिंपैथेटिक थे और इन्होंने यूनाइटेड नेशन के बैकिंग से यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान बनाया। So United Nation plan to separate Western Palestine into 2 states, Israel and Palestine, और इसको इन्होंने कहा जीविश स्टेट और अरब स्टेट। जीविश स्टेट एंड अरब स्टेट 2 स्टेट में क्रिएट किया। ज्यूज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्ट करेंगे ही क्योंकि वो तो डिमांड कर रहे थे 1897 से, अपने लिए कंट्री डिमांड कर रहे थे। उनके ऊपर सारे यूरोप में एट्रोसिटी हो रहा था, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अरब्स ने रिजेक्ट किया कि नहीं, हमारे रीजन में आपने ज्यूज के लिए कैसे कंट्री क्रिएट किया, वी आर अपोजिंग दैट थिंग। और अरब कंट्री सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, लीबिया, ये सारे लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट करने लगे। वहां पे राइट अकर होता है। देन 1948-49 के अंदर अरब इजरायली वार होता है। ये फर्स्ट अरब इजरायली वार होता है। ज्यूज ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि अब वो इंडिपेंडेंट है इन न्यू स्टेट ऑफ इजराइल, और इस वार को जैसा आपने वीडियो में देखा होगा, इजरायली कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंस वार था, और अरब इसको कहते हैं ये एट्रोसिटी वाला वार था, जहां पे हमारे रीजन को ही ले लिया गया। वार ब्रोक आउट होता है और इजराइल पैलेस्टीन के और ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे पहले ऐसा था कि पैलेस्टीन 50% एरिया, इजराइल 50% एरिया, अब हो गया 70-30, 74 इजराइल, 34 पैलेस्टीन। सो 1948 बहुत ही सिग्निफिकेंट था जहां पे इजराइल ने बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया। एक बार जब उन्होंने एरिया को कैप्चर कर लिया तो वो अब क्यों इसको सीड करने वाला है। 1967 में एक और वार होता है अरब इजरायली। इसको 6 डे वार कहते हैं क्योंकि ये 3 दिन तक चला था। अब ये वार में इंटरेस्टिंग सा पॉइंट क्या हुआ, एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ पैलेस्टीन और उसके सपोर्टर हैं। तो पैलेस्टीन के सपोर्टर कौन है, अरब कंट्रीज हैं। तो अरब कंट्री में एक है इजिप्ट, एक है सीरिया, एक है जॉर्डन, एक है लेबनान। तो इजराइल ने क्या किया, 6 डे वार के बाद पैलेस्टीन के तो एरिया को कैप्चर कर लिया, उसने इजिप्ट के भी एरिया को कैप्चर कर लिया, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इन सब के एरिया को भी कैप्चर कर लिया, और इनको कहा कि देखो आप अगर पैलेस्टीन को सपोर्ट करोगे, इजराइल के अगेंस्ट वार करोगे, तो हम आपके एरिया को भी कैप्चर कर लेंगे। फॉरगेट अबाउट फ्रीइंग पैलेस्टीन, यू विल बी ऑल्सो बी नॉट बी फ्री। तो 6 डे वार के बाद इजराइल कैप्चर कर लेता है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, सीरिया का गोलन हाइट,
एंड वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन इसको कैप्चर कर लेता है। आगे मैंने आपको मैप में दिखाया था, आप इसको अपने दिमाग में इम्प्रिंट करना कि इजराइल के आजू बाजू कौन सी कंट्री है। लेबनान, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, ये कहाँ पे लाई कर रहा है? तो इजराइल के नॉर्थ में लेबनान लाई कर रहा है, इजराइल के नॉर्थ ईस्ट में जॉर्डन लाई कर रहा है, इजराइल के साउथ में सीरिया लाई कर रहा है, इजराइल के साउथ वेस्ट में लाई कर रहा है इजिप्ट। तो इस तरीके से आप एक पूरा मैप अपने दिमाग में इम्प्रिंट करना। तो 1967 का वॉर में इजराइल उस पूरे रीजन का, पैलेस्टीन का ऑलमोस्ट 80-85% रीजन को ऑक्यूपाई कर लेता है। सो नाउ इजराइल इज 85%, पैलेस्टीन इज जस्ट 15%, प्लस इजराइल दूसरे अरब कंट्री के रीजन को भी ऑक्यूपाई कर लेता है 6 डे वॉर के बाद। अब इसके बाद आते हैं 1982। इजराइल अब यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंटली वर्क करता है। वो क्या करता है, इजिप्ट के एरिया को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, जॉर्डन के एरिया को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, और अब उनको कहता है कि आप हमारे साथ ये तरल, कुछ डाउट है आपको? तो इजराइल क्या करता है कि जो नेबरिंग कंट्री है उसके उसके रीजन को ऑक्यूपाई कर लेता है और फिर उनके साथ एक पीस ट्रीटी साइन करता है। उनको कहता है कि आप हमारे अगेंस्ट फाइट नहीं करोगे, अगर आप हमारे अगेंस्ट फाइट नहीं करते हो, आप हमें रिकॉग्नाइज करते हो, तो हम क्या करेंगे, आपका जो रीजन हमने ऑक्यूपाई किया है आपको रिटर्न कर देंगे और हम भी आपके साथ वार नहीं करेंगे। तो 1982 में 1967 वार के टाइम इजराइल ने इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला कैप्चर कर लिया था। तो 1982 में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को रिटर्न किया। पीस ट्रीटी साइन होता है बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट, और इजिप्ट फर्स्ट अरब कंट्री बनता है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है। तो कौन से स्टेट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है? तो टर्की ने 1949 में किया था, बट टर्की एक अरब कंट्री नहीं है, वहां पे टर्क्स हैं, टर्क्स अलग हैं अरब से। देन फर्स्ट अरब कंट्री जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया इजिप्ट था 1979 में। तो इसीलिए 1982 में इनके साथ पीस ट्रीटी हुआ। 1994 में जॉर्डन करता है, और अभी 2020 में अब्राहम एकॉर्ड, उसमें यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। तो यूएई बिकेम थर्ड अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल। सो 1982 में इजराइल के साथ पीस ट्रीटी होता है। देन 1987 टू 1993 ये फर्स्ट इंटिफाडा होता है इन पैलेस्टीन। अब ये इंटिफाडा क्या है? तो इंटिफाडा का मतलब मास अपराइजिंग है कि सारे के सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आर्मी ऑफिसर को अटैक करते हैं, पुलिस को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को अटैक करते हैं, प्रेसिडेंट को अटैक करते हैं। तो पैलेस्टीनियन एक मास अपराइजिंग होता है जिसको फर्स्ट इंटिफाडा कहते हैं। 6 साल तक चलता है, 1987 टू 1993। बहुत ही वायलेंट एक्टिविटी होता है इसमें। उसके बाद 1993 में ओस्लो एकॉर्ड साइन होता है। फर्स्ट इंटिफाडा खत्म हो जाता है, उसके बाद ओस्लो एकॉर्ड साइन होता है, और इन ओस्लो एकॉर्ड पैलेस्टीन एंड इजराइल उन दोनों ने एक को म्यूचुअली रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने कहा कि जो 1967 का बॉर्डर है, 1967 में जो वार हुआ था, उस बॉर्डर को हम दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इजराइल तो ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज करेगा क्योंकि उसको तो फायदा हो रहा है। पैलेस्टीन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इजराइल पैलेस्टीन म्यूचुअल उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। जो वेस्ट बैंक एरिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट को इजराइल रूल करेगा, दूसरे पार्ट को पैलेस्टीन रूल करेगा। पैलेस्टीन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, पैलेस्टीन अथॉरिटी, उसको शॉर्ट में पीए कहते हैं। सो पैलेस्टीन अथॉरिटी विल रूल वन पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक ऑन बिहाफ ऑफ पैलेस्टीन, और थर्ड पार्ट है जिसको जॉइंट रूल करेंगे, इजराइल भी रूल करेगा, पैलेस्टीन भी रूल करेगा। तो वेस्ट बैंक को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक को इजराइल रूल करेगा, एक को पैलेस्टीन अथॉरिटी रूल करेगा, और एक को जॉइंट रूल होगा, दोनों करेंगे। इन शॉर्ट इजराइल के पास 2 रीजन आ गया, वो खुद जो रूल कर रहा है, और जॉइंट वाला भी जो है इजराइल के पास आ गया। देन एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने क्रिएट किया, डेट वाज PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरनेशनल लेवल पे ये पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट करेगा और पैलेस्टीन मूवमेंट के बारे में दूसरे कंट्री को एजुकेट करेगा, दूसरे कंट्री का सपोर्ट लेगा। सो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक को रूल कर रहा है। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो ये ओस्लो अकॉर्ड था। 1993 से 1997 के बीच में इंटेंस नेगोशिएशन होता है और ओस्लो अकॉर्ड साइन होता है। ओस्लो एक सिटी है नॉर्वे के अंदर और अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट। देन अब 2000 में आते हैं। 2000 में कैंप डेविड समिट होता है। इजराइल को अगर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसी कंट्री से मिल रहा है डेट इज लेबनान से। लेबनान के अंदर ग्रुप है हेजाबोल्ला। हेजाबोल्ला इजरायली आर्मी के साथ फाइट कर रहा है और सबसे ज्यादा उसी ने इजरायली आर्मी को परेशान किया है, डैमेज कॉज किया है। डेट्स वाई अभी इजराइल जो है उसको टारगेट कर रहा है। तो 2000 में कैंप डेविड समिट होता है। तो इजरायली आर्मी लेबनान से विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे का रीजन है वो विड्रॉ नहीं करते हैं, लेबनान से हेजाबोल्ला इनको भगा देता है। टॉक्स फेल हो जाता है इजराइल पैलेस्टीन के बीच में। 2000 से 2005 के बीच में सेकेंड इंटिफाडा स्टार्ट होता है, सेकेंड मास अपराइजिंग, जहां पे अगेन जो गवर्नमेंट को लोग अटैक करते हैं। 2003 में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होता है। वर्ल्ड के 3 इंपॉर्टेंट पावर, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, यूएस एंड रशिया, ये तीनों मिलके ये लोग कहते हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट हमें क्रिएट करना है और पैलेस्टीनियन स्टेट हमें क्रिएट करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना है, एक रोड मैप बनाना है कि कैसे कैसे पैलेस्टीनियन स्टेट को हम क्रिएट करेंगे। सो यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, यूएस, रशिया, इन लोगों ने रोड मैप रिलीज किया जहां पे हाउ वी विल क्रिएट और अप्रोच पैलेस्टीनियन स्टेट पूरा मेंशन था। देन इन ईयर 2005 गाजा स्ट्रिप से वहां पे हमास है। आगे मैंने आपको बताया था कि जो वेस्ट बैंक में वो अल फतह रूल कर रहा है और एंड गाजा स्ट्रिप में हमास रूल कर रहा है। तो हमास ने इजरायली फोर्सेस को गाजा स्ट्रिप से भगा दिया, एक्सपल कर दिया। तो 2005 में गाजा एक्सपल्शन प्लान के अंदर इजरायली फोर्सेस लेफ्ट गाजा स्ट्रिप, बट ये उल्टा हुआ, वहां से हमास ने इनको भगा दिया क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा था। हमास और हिजबुल्ला ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसको इजराइल जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करना चाहता है। हमास ने एक एम लिया था, उसने ऐसा कहा था कि हमास का एम ये है कि वर्ल्ड मैप से उसको इजराइल को वाइप आउट करना है। तो इसलिए हमास वन ऑफ द एनिमी नंबर 1 है। एनिमी नंबर 1 हमास, एनिमी नंबर 2 हिजबुल्ला इजराइल का। देन 2007 हमास और अल फतह ये दोनों मिलके पैलेस्टीन की गवर्नमेंट को चलाते थे। अब ये दोनों अलग हो जाते हैं। सो हमास गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर लेता है और वहां से अल फतह को हटाता है। हमास को सपोर्ट है मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है और वो डिफरेंट अरब कंट्रीज को रूल करती है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी है टर्की का, या फिर इजिप्ट के अंदर है, सीरिया के अंदर है, यमन के अंदर है। तो अब बहुत सारे कंट्री में मुस्लिम ब्रदरहुड के एफिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज है जो रूल कर रही है। और हमास को सीरिया से भी बैकिंग था। अब आप इसको कनेक्ट करना, क्यों सीरिया के अंदर सारे के सारे ग्रेट पावर हैं, यूएस, फ्रांस, यूके क्यों वहां पे है? क्योंकि सीरिया सपोर्ट करता है हमास को, हमास अपोज करता है इजराइल को। तो ये सीरिया को वीक करना है, हमास वीक हो, हमास वीक होगा तो इजराइल स्ट्रांग होगा। अल फतह गाजा स्ट्रिप से हट जाता है और ये वेस्ट बैंक को रूल करता है। लेकिन अल फतह का पब्लिक इमेज धीरे धीरे जो है वो डिमिनिश होता है। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, लेजिटिमेसी को लूज कर जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये क्या खाली वेस्टर्न पावर से बात करते रहते हैं और उसका कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, और ये अनपॉपुलर हो जाते हैं पैलेस्टीन में।
अभी अगर ऐसा कहो कि पैलेस्टीनियन लोगों का इमोशनल कनेक्ट कौन से ग्रुप के साथ है, तो वो लोग हमास को सपोर्ट करते हैं। अल फतह के ऊपर उनको उतना ट्रस्ट नहीं है। 2011 में पैलेस्टीन यूनाइटेड नेशन में एक एप्लीकेशन देता है और वो कहता है कि आप हमें ऐसे कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज करो। अभी तक पैलेस्टीन नाम का कोई कंट्री नहीं है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप रीजन है जिसको कहा जाता है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कंट्रोल कर रहा है, बट पैलेस्टीन नाम का कोई कंट्री नहीं है। तो 2011 में ये लोग अप्लाई करते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर कि हमें स्टेटहुड दो, हमें स्टेट रिकॉग्नाइज करो। जैसे यूनाइटेड नेशन में इंडिया भी ऐसे स्टेट है, वैसे आप भी हमें रिकॉग्नाइज करो। बट वहां पे ये रेजोल्यूशन फेल हो जाता है। 2014 में पैलेस्टीन के अंदर हमास है जो गाजा स्ट्रिप को रूल कर रहा है, अल फतह है जो वेस्ट बैंक को रूल कर रहा है, और पीएलओ इंटरनेशनल लेवल पे पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनको लगता है कि अलग अलग अगर फाइट करेंगे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें सबको साथ में मिल के अब फाइट करना चाहिए। तो वहां पे यूनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर हमास, अल फतह एंड पीएलओ ये तीनों होते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे विथ 1967 बॉर्डर। हम वायलेंस को रिनाउंस कर देंगे, हम अब वायलेंस नहीं करेंगे, हम डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रीवियस इजराइल पैलेस्टीन एग्रीमेंट, उनको एक्सेप्ट करके एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ये यूनिटी गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन होता है। 2015 में ये लोग फिर से यूनाइटेड नेशन में बिड अपना सबमिट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर में से 5 मेंबर परमानेंट मेंबर हैं और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। सो परमानेंट मेंबर यूएस, फ्रांस, यूके, चाइना एंड रशिया। तो पहले यूएनएससी में पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का एक रेजोल्यूशन आता है जिसको फ्रांस, जर्मनी एंड अरब कंट्री सपोर्ट करती है, बट इजराइल इसको अपोज करता है। ऑब्वियस रीजन है क्योंकि पैलेस्टीन क्रिएट होगा तो उनको तो नुकसान है, और इजराइल का ऑल वेदर फ्रेंड यूएस ये भी इसको अपोज करता है। तो ये 2015 तक का स्टोरी है। फिर उसके आगे मूव करते हैं 2020 में क्या हुआ। तो अभी तक जो हमने किया है उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछो, फिर ये दो चीज मैं आपको बताता हूं। ओके, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। तो मैं 2020 में अब क्या डेवलपमेंट हुआ वो मैं बताता हूं। इन 2020 एक इन द मंथ ऑफ जनवरी, अनदर इन द मंथ ऑफ अगस्त, दो डेवलपमेंट हुआ। इन द मंथ ऑफ जनवरी डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उनका वेस्ट एशिया पीस प्लान आया और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इजराइल को हम एक्सपांड करेंगे और जेरूसालेम को उसका कैपिटल बनाएंगे। जेरूसालेम को लेकर डिस्प्यूट है इजराइल और पैलेस्टीन में, तो यूएस ने ऐसा कहा कि हम जेरूसालेम को उसका कैपिटल बनाएंगे। और यूएस ने अपने एम्बेसी को, जो कभी कैपिटल है इजराइल का तेल अवीव, वहां से एक नया उसका ब्रांच उन्होंने क्रिएट किया जेरूसालेम में, और टाइट कंट्रोल ओवर फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। तो ये कोई पीस प्लान नहीं था, ये डायरेक्टली जो है इजराइल को बेनिफिट कर रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट एशिया पीस प्लान लेके आए थे। इन जनवरी 2020 इजराइल ने सपोर्ट किया फॉर ऑब्वियस रीजन, बाकी सारी अरब कंट्री ने इसको अपोज किया। देन इजराइल, यूएस और यूएई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको अब्राहम एकॉर्ड कहा गया। यूएई इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा सॉरी, यूएई इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा, और उसके बदले इजराइल को कमिटमेंट देना पड़ेगा कि वो अब वेस्ट बैंक को फर्दर एनेक्स नहीं करेगा। अब कितना एनेक्स करेगा वेस्ट बैंक को? ऑलरेडी वेस्ट बैंक का से 70% पार्ट तो उसके पास है, अब इससे ज्यादा एनेक्स करेगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इजराइल ने कहा कि ठीक है, हम एग्री हो जाते हैं, और यूएई
थर्ड अरब कंट्री हो गया जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। फर्स्ट अरब कंट्री इजिप्ट, सेकंड अरब कंट्री जॉर्डन, थर्ड अरब कंट्री यूएई। तो ये दो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, जनवरी 2020 में, अगस्त 2020 में। तो ये पूरा टाइमलाइन है इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट का। आपको पूरा टाइमलाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो जस्ट इशू इन द हैंड को याद रखना। और टाइमलाइन को मैंने इसलिए बताया ताकि हम समझ पाएं कि ये पूरा प्रॉब्लम इवॉल्व कैसे होता है। दिस इज द ग्रेट स्टोरी ऑफ बिट्रेयल, अगर पैलेस्टीनियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दिस इज द ग्रेट स्टोरी ऑफ डिप्लोमेसी एंड ब्रेवरी एंड करेज, अगर हम इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो अब इसके अंदर ट्रूथ क्या है वो समवेयर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो आप न्यूट्रल वे में देखना, देन आपको लगेगा कि इसराइल जो कर रहा है वो भी 100% गलत नहीं है, और पैलेस्टीनियन का डिमांड है वो भी 100% गलत नहीं है। सो दोनों का मतलब ऐसा होना चाहिए कि वहां पे को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, इसराइल भी वहां पे रहे और पैलेस्टीन भी रहे, बट पीस प्रिवेल करना चाहिए। अब यहाँ पे इशू क्या इन्वॉल्व है, किस इशू को लेकर डिस्प्यूट है? पहला डिस्प्यूट है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन। इसराइल को पैलेस्टीन रिकॉग्नाइज करे एंड पैलेस्टीन को इसराइल रिकॉग्नाइज करे, तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन होना चाहिए। लेकिन दोनों कंट्री अभी इस तरीके से वर्क कर रही है, एक दूसरे को थ्रेट पोज कर रही है। जैसे इसराइल चाहता है पूरा पैलेस्टीन खत्म हो जाए, पैलेस्टीन चाहता है पूरा इसराइल खत्म हो जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी, इसराइल गाजा स्ट्रिप के बीच में, इसराइल वेस्ट बैंक के बीच में। वाटर का राइट, कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जेरूसलेम के ऊपर कंट्रोल किसका होगा? अभी ईस्ट जेरूसलेम के ऊपर वेस्ट बैंक का कंट्रोल है, बाकी इसराइल अपना कंट्रोल वहां पे एग्जर्ट कर रहा है। इसराइल वेस्ट बैंक में अपने सेटलमेंट भी बना रहा है। इसराइल क्या करता है कि जैसे वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में जाता है, वहां पे बहुत सारे से बिल्डिंग बना लेता है और ज्यूज को वहां पे सेटल कर लेता है। फिर उसके बाद वहां पे अरब को बोलता है कि यार देखो, ये तो ज्यूज को हमने यहाँ पे सेटल कर दिया, एक काम करो ना, आप लोग थोड़ा और कहीं पे चले जाओ, क्योंकि अब सेटल कर दिया, आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट दादागिरी है इसराइल का। देन रिफ्यूजी का स्टेटस, जो अरब रिफ्यूजी हैं उनका हम क्या करें, वो कहाँ पे जाएंगे? कोई और कंट्री उनको एक्सेप्ट करने के लिए तो तैयार है नहीं। पीस एग्रीमेंट जो पास्ट में हुआ था इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, पैलेस्टीन के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, उसका क्या स्टेटस है? क्या हमें उसको ऑल टुगेदर स्क्रैप करना चाहिए या उसको मानना चाहिए? और पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर है उनका तुरंत रिलीज होना चाहिए। कहीं कहीं पे ये भी ऐसे रिपोर्ट आते हैं कि जो पैलेस्टीन के प्रिजनर हैं उनके साथ ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन ये है कि हमें बॉर्डर को प्रॉपर वे में डिमार्केट करना चाहिए कि दिस इज इजराइल रीजन, दिस इज पैलेस्टीन रीजन, और उस बॉर्डर को इस तरीके से डिमार्केट करें कि दोनों कंट्री का विश फुलफिल हो, या फिर दोनों कंट्री को कुछ कुछ लूज करना है। जैसे आप जब किसी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, दो लोग हैं ए और बी, मैं क्या करूंगा कि 100% अगर ए को दे दूंगा, बी के अंदर रिसेंटमेंट आएगा और बी फिर बाद में फाइट बैक करेगा। लेकिन मैं अगर ऐसा कहता हूं कि 50% ए को दे दूं, 50% बी को दूं, तो दोनों को फायदा होगा और ये डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, हमें एक प्रोपोर्शनेट अप्रोच रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डिस्प्यूट सॉल्यूशन में कि एक को बहुत फायदा हो, दूसरे को बहुत नुकसान हो। अगर फायदा हो रहा है तो दोनों को इक्वल लेवल का हो, नुकसान हो रहा है तो दोनों को इक्वल लेवल का हो। देन एड्रेसल ऑफ इसराइल सिक्योरिटी कंसर्न। इसराइल को ऐसा लगता है कि जो अरब रीजन में कुछ टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको अटैक करते हैं। 1972 में म्यूनिच ओलंपिक हुआ था, जहां पे कुछ टेररिस्ट थे। वहां पे इसराइल की जो ओलंपिक टीम थी उसमें से कुछ 13-14 लोगों को उन्होंने मार दिया था। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, बहुत अच्छी मूवी बनी है, म्यूनिच ही उसका नाम है। आप उस मूवी को देखना, तो उसमें वो बताते हैं कि बाद में कैसे इसराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है, जैसे इंडिया में रॉ है, सीक्रेट एजेंसी है, कैसे वो टेररिस्ट को घूम घूम के उनको फिर मारता है। तो एड्रेसल ऑफ इसराइल सिक्योरिटी कंसर्न,
कि जो टेररिस्ट ग्रुप इनको अटैक करते हैं, इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उनको हमें हाई हैंडेड अप्रोच के साथ डील करना चाहिए। और ग्रेट पावर का इसमें इंटरवेंशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। यूएस को, रशिया को, चाइना को, फ्रांस को, यूके को हम इससे बाहर रखें। इसमें इसराइल और पैलेस्टीन ये दोनों बैठ के ही इसका सोल्यूशन निकाले, क्योंकि ग्रेट पावर जब आएगा तो वो अपना इंटरेस्ट भी यहाँ पे लेके आएगा, तो हमें उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। इंडिया का क्या स्टैंड है इस पूरे इशू के ऊपर? सो इंडिया का स्टैंड वन ऑफ द कमेंडेबल स्टैंड है। हम एक बैलेंस बना के रखा है हमने। हम ये कहते हैं कि पैलेस्टीन के डिमांड को लेके हम सिंपैथेटिक भी हैं। इसराइल के पास भी अपना राइट होना चाहिए अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का। तो इन द सिंगल स्ट्रोक हम पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करते हैं, इन द सिंगल स्ट्रोक हम इसराइल को भी सपोर्ट करते हैं। अब ये क्यों हम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसराइल को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, वाटर कंजर्वेशन, यहाँ पे इसराइल हमें हेल्प करता है। आर्म्स टेक्नोलॉजी, वेपन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे इसराइल हमें हेल्प करता है। अगर अरब रीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिया अभी भी अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के लिए अरब कंट्री पे डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे हमें नुकसान होगा। तो हम दोनों को सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करते हैं जिससे अरब कंट्री का सिंपैथी मिले, हम इसराइल को भी सपोर्ट करते हैं जिससे इसराइल के साथ भी हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन बना रहे। इंडिया कहता है कि हमें टू स्टेट सॉल्यूशन चाहिए, इसराइल पैलेस्टीन दोनों को एग्जिस्ट करें यहाँ पे। वी नीड टू स्टेट सॉल्यूशन। 2011 में जब रेजोल्यूशन आया था, सो इंडिया ने पैलेस्टीन के फेवर में वोट किया था। सो इंडिया वोटेड इन फेवर फॉर एक्सेप्टिंग पैलेस्टीन एज ए फुल मेंबर इन यूनेस्को, और यूनेस्को ने इसको फिर फुल मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 2012 में इंडिया ने वोट किया था इन द फेवर ऑफ अपग्रेडिंग स्टेटस ऑफ पैलेस्टीन टू नॉन मेंबर स्टेट इन यूनाइटेड नेशन इन 2012। सो इंडिया टाइम टू टाइम पैलेस्टीन मूवमेंट को लेके सिंपैथेटिक है, और हम यूएन में जब वोटिंग भी आता है तो हम या तो वोट करते हैं पैलेस्टीन के सपोर्ट में, या तो हम एब्सटेन कर जाते हैं, मीन्स वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम पैलेस्टीन मूवमेंट को अपोज करते हैं, क्योंकि इंडिया का ऐसा कहना है कि इंडिया ने भी अपना फ्रीडम अचीव किया है ब्रिटिशर के साथ फाइट करके, तो इन सेम मैनर पैलेस्टीन भी फाइट कर रहे हैं अपने फ्रीडम के लिए, तो उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट है। तो टॉपिक हमारा कंक्लूड होता है यहाँ पे। कुछ आपको डाउट है देन यू कैन आस्क। यस, किसी को कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क। सर इसराइल एक एक करके पूछो। धारा पहले आप पूछ लो, फिर आप अंजन पूछना। जी धारा। ये सर यूएस हमेशा इसराइल को सपोर्ट क्यों करता है? नहीं तो करेगा ना, कि पूरे मिडिल ईस्ट में यूएस का वो एलाइज है, मीन्स यूएस का वो सपोर्टर है, यूएस का वो फ्रेंड है। तो ये पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है कि यूएस के अंदर जो इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन है, इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन है, इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर हैं, ये सारे ज्यूज हैं, और वो ज्यूज जो हैं इसराइल को लेके इमोशनल है ना, काफी सिंपैथेटिक है। दैट्स व्हाई यूएस सपोर्ट करता है। ओके सर। और सर यूएई मतलब सऊदी अरेबिया का वो अलाई है ना, तो फिर अभी उसने हाँ यूएई ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, तो सऊदी अरेबिया तो मतलब बोल रहा है कि पैलेस्टाइन स्टेट बनना चाहिए। हाँ, ये फिर प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा उन लोगों के नहीं लिए? नहीं, पर ये लोग अपने उसमें डिमांड में फ्लूइड रहते नहीं है ना। अब देखो, यूएस सपोर्ट करता है इसराइल को, और यूएस का जो सेकंड बेस्ट फ्रेंड है इस पूरे रीजन में वो है सऊदी अरेबिया। तो अब कैसे हो गया कि आप एक तरह पैलेस्टीन को अपोज भी कर रहे हो और यूएस के साथ फ्रेंडशिप भी कर रहे हो? इसमें देखो, कोई भी किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई भी किसी का परमानेंट एनिमी नहीं है, सब अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। ओके सर। और गोल्डन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला वो भी मतलब इसराइल कंट्रोल में है? नहीं नहीं, वो तो इसराइल ने रिटर्न कर दिया ना। सिनाई पेनिनसुला तो मैंने बताया नहीं, 1982 में रिटर्न कर दिया था। गोलन हाइट कोई वो बात नहीं। ट्रीटी साइन क्या? वो ट्रीटी साइन हुआ था हाँ इजिप्ट के साथ, तब हाँ, रिटर्न कर दिया? 1982 में। ओके सर। और गोल्डन हाइट्स? हाँ, सारे रीजन को उसने दिया था। गोलन हाइट सीरिया का था, उसको रिटर्न कर दिया।
फिर जॉर्डन का कुछ वेस्ट बैंक का पार्ट था उसको रिटर्न कर दिया, फिर उसके बाद इजिप्ट का रिटर्न कर दिया, और बदले में इन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया और प्रॉमिस किया कि हम अब आपके साथ फाइट नहीं करेंगे, वार नहीं करेंगे। लेकिन सीरिया तो सर अभी भी मतलब गोल्डन हाइट सीरिया को रिटर्न किया तो फिर भी सीरिया तो भी मतलब हाँ, तो वही तो बोलूँ फाइट तो ना कर ही कि रही है ना। हाँ, ये जो प्रॉमिस दिया तो ये ऐसा थोड़ी है कि जैसे हम स्कूल में मदर प्रॉमिस वाला करते थे कि मतलब एक बार कर दिया तो हम वापस करने वाले नहीं हैं। ये तो अपने फायदे के लिए देखते हैं कि अभी हमें फायदा हो रहा है तो ठीक है प्रॉमिस कर लो, 5 साल बाद क्या होगा हम देखेंगे ना। ओके सर ठीक है। हाँ, और और सर लास्ट क्वेश्चन सीरिया बाकी। में तो हाँ। मतलब ऐसा है कि जैसे पूरे वर्ल्ड का वो एक आर्म्स का लेबोरेटरी बन गया है। मैंने एक नया गन बनाया, क्यों नहीं मैं सीरिया में जाकर टेस्ट करता हूँ, कोई ना कोई तो फाइट कर ही रहा होगा। उसका मैं जब नेक्स्ट टाइम कुछ अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है तो मैं बताऊंगा। 8 से 9 ग्रुप है वो सीरिया में फाइट कर रहा है, और किसी का भी सीरिया के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है। सबका कुछ ना कुछ और एजेंडा है, किसी का वेपन का एजेंडा है, किसी का ऑयल का एजेंडा है, किसी का रशिया को फायदा पहुंचाने का एजेंडा है, सबका अलग अलग एजेंडा चल रहा है। तो सीरिया, यमन, इराक, ये तीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उस पूरे रीजन में। ओके सर। सर जी। अफगानिस्तान आपने बोला कि तालिबान रूल कर रहा है लेकिन यस। अशरफ घानी रूल कर रहा है ना, आई थिंक इलेक्टेड गवर्नमेंट है अशरफ नहीं नहीं, घानी। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन अभी जो तालिबान के बीच में और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ ना, उसमें कहा गया कि हाँ सर। यूएस ने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया और तालिबान को पूरा हैंड ओवर करेगा। तो अब अशरफ गानी घानी का जो है वो मीन्स उनका वो पूरा स्टॉप वॉच चालू हो गया है कि अब उनको कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा, या तो तालिबान उनको फोर्सफुली हटाए या उनको रिजाइन करके जाना पड़ेगा। इसीलिए तो ओके अशरफ सर। सर गनी अब और अब्दुल्ला अब्दुल्ला इन दोनों ने मिलके अब इसको काउंटर करने का ट्राई किया। तो सर इसमें इंडिया मतलब तो इंडिया तो तालिबान को अपोज ही कर रही है ना, हाँ, तो यही एक हमारा स्ट्रेटजी तो ये तो मिसकैलकुलेशन प्रॉब्लम है। हो जाएगा ना। प्रॉब्लम हो जाएगा, यही हमारा एक स्ट्रेटजिक मिसकैलकुलेशन है। हम क्या करते हैं, इन सारे रीजन में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, और फिर क्या होता है कि अगर कोई ऐसे टेररिस्ट ग्रुप या कोई और रिलीजियस रेडिकल ग्रुप आ जाता है तो हमें फिर नुकसान होता है। हमें क्या करना चाहिए कि जो भी ग्रुप वहाँ पे पावरफुल है उसको सपोर्ट करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि इंडिया का इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब डेमोक्रेसी में उन्हीं को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्यों वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आते हैं। 2001 में यूएस ने अटैक किया था अफगानिस्तान को, अभी हम 2020 में हैं। 19 साल में यूएस वहां पे डेमोक्रेसी नहीं लेके आया, 4 ट्रिलियन डॉलर उसने स्पेंड किया, तो हम क्यों इंटरेस्टेड हैं, लेट इट बी ना। तालिबान को रूल करना है करेगा, नहीं रूल करना है नहीं करेगा, हु आर वी टू से। तो ये एक हमारा हम्म। स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन है, हमने वहां पे भी किया, सीरिया में भी हम वैसा ही कर रहे हैं गलती, इराक में भी हमने हमने वैसा ही गलती किया। लेकिन सर एक बार तालिबान को मतलब क्लियरली इंडिया ने बोली दी है ना कि ये तो टेररिस्ट ग्रुप है, तो अभी इंडिया ब्रेक भी नहीं कर सकता वापस से। नहीं, इंडिया ने कब कहा टेररिस्ट ग्रुप है? सर आई थिंक रिकॉग्नाइज किया था ना कि ये टेररिस्ट ग्रुप है। किसने रिकॉग्नाइज किया? इंडिया ने मतलब बोल दिया था ना कि नहीं तालिबान नहीं तो नहीं, टेररिस्ट ग्रुप है। नहीं नहीं, इंडिया ने कभी नहीं ऐसा बोला। आप चेक अच्छा करना, तो इसका अपने शायद सोर्स मुझे। को चेक करना, इंडिया ने कभी ऐसा नहीं बोला। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। या ये संजन। सर ये जो गल्फ कंट्री है कौन सी कंट्री आती है? ये पूरा सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, ओमान, मस्कट, ये सारी वहां पे आती है। वो इजराइल और कुछ नहीं आते इसमें? हाँ, इसराइल भी आती है, इसराइल, हाँ तो यमन। सर कुछ दिनों पहले था न्यूज़पेपर में कि ईरान को निकाल दिया है ग्रुप में से। नहीं नहीं, ईरान को कैसे ग्रुप में से निकालेंगे? ईरान तो मतलब वो है ना, पर्शियन कंट्री है। ईरान यार, इजराइल के ईरान के इराक सर, उसको कुछ कुछ किसी को निकाल दिया था उसके गल्फ कंट्री ने। अच्छा, निकाल दिया होगा, उनका कुछ ग्रुपिंग होगा उसमें से निकाल दिया होगा। वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें क्या करना है, इवेंट मत देखना। नहीं तो ये क्या होता है कि जैसे डेली जो है वो बॉल टू बॉल कमेंट्री आता है इसमें, कि आज ये इस ग्रुप ने ये किया, आज उसने वो किया, वो सब काम का ही नहीं है। कुछ अगर सिग्निफिकेंट होता है तभी उसको एनालिसिस करना, अदरवाइज रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ एडवेंचर मिस एडवेंचर होते रहता है, तो वो सब करेंगे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा। और सर ईरान को कौन कौन सपोर्ट करता है? ईरान को ये है, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, देन उसके बाद है सीरिया है,
फिर इराक है, ये सब ईरान को सपोर्ट करते हैं। ओके सर। यप। यस, कुछ और डाउट किसी को है, यू कैन आस्क। सर यस अनेरी। सर जैसे आपने बोला था कि पीपल माइग्रेट हुए थे, मतलब पैलेस्टाइन में उन्होंने फोर्सफुली वहाँ पे रहने गए थे, तो सर किसी ग्रेट पावर ने अपोज क्यों नहीं किया, पैलेस्टाइन को सपोर्ट क्यों नहीं किया? हाँ, बट सबका अपना अपना एजेंडा होता है ना। देखो, जैसे कि हम वर्ल्ड में अगर ऐसा सोचते हैं ना कि कोई न्यूट्रल एम्पायर की तरह वर्क करेगा और कहीं पे कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक करेगा, ऐसा किसी को भी वर्ल्ड में इंटरेस्ट नहीं है। सब अपना अपना एजेंडा फुलफिल करने के लगे हैं। अब जैसे ग्रेट पावर को ऐसा लगता है कि ज्यूज ने उनको फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट किया, तो हमें उनको फेवर रिटर्न करना चाहिए ताकि वो हमारे एक इम्पोर्टेंट अलाइज बन जाएंगे। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए ग्रेट पावर जो है वहां पे जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि अब सपोज आपके फैमिली में 4-5 मेंबर हैं, तो अगर आप सारे लोग यूनाइटेड रहेंगे तो आपके जो दूसरे रिलेटिव हैं वो ट्राई करेंगे आपके बीच में फ्रिक्शन लेके आने का, बिकॉज जितना आपके अंदर फ्रिक्शन होगा उतना उनको बेनिफिट होगा। तो ग्रेट पावर भी ऐसे ही ट्राई करते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर अगर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा मिडल ईस्ट यूनाइटेड होगा, तो हमें तो नुकसान है, तो हमें इसको हमेशा वोलेटाइल रखना चाहिए, वन अदर प्रॉब्लम को हमेशा यहाँ पे इग्नाइटेड रखना चाहिए। ओके सर। और सर उन्होंने ये पैलेस्टाइन ही चूज क्यों किया? उनके लिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि अब देखो, हिंदूज के लिए अयोध्या रीजन इंपॉर्टेंट है, तो हम अयोध्या में ही राम मंदिर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ऐसा हिस्टोरिकल है कि भगवान राम का बर्थ वहां पे हुआ था, तो डेट्स वाई अयोध्या में राम मंदिर हम बना रहे हैं। अगर कोई कहे कि नहीं उसको आप जाके पटना में बनाओ, तो क्यों मैं बनाऊंगा पटना में? क्योंकि हिस्टोरिकली पटना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वैसे ही जेरूसलेम 3 रिलीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्रिश्चियनिटी के लिए, इस्लाम के लिए और ज्यूज के लिए। ज्यूज जिसको जुदाइज्म कहते हैं, तो क्रिश्चियनिटी और ज्यूज जुदाइज्म, ये दोनों तो यहीं से ओरिजिनेट हुआ, और इस्लाम रिलीजन का भी इम्पोर्टेंट सीट है। ओके इसलिए ये तीनों रिलीजन के अंदर आप देखना, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज्म, इन तीनों के अंदर सिमिलरिटी आपको बहुत दिखेगा। जैसे मुस्लिम भी कैप पहनते हैं, ज्यूज भी कैप पहनते हैं, और क्रिश्चियनिटी भी कैप पहनते हैं, पर तीनों के कैप का जो आप वो देखोगे, साइज शेप देखोगे, वो अलग अलग होता है। जैसे क्रिश्चियंस का जो कैप होता है वो कुछ कलरफुल भी होता है और ऐसे सिलिंड्रिकल होता है। इस मुस्लिम्स का जो कैप होता है वो स्पेरिकल होता है, और इनका जो होता है कैप बहुत छोटा सा कैप होता है, ज्यूज का मीन्स सिर्फ इतने पोर्शन को ही वो कवर करता है। फिर तीनों बियर्ड भी रखते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियन और जुडाइज्म, तो इन तीनों के अंदर काफ़ी सिमिलरिटी है। फिर इस्लाम के अंदर ऐसा कहा गया कि जैसे शिया और सुन्नी के बीच में जब कन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो अबू बकर फर्स्ट खलीफा बना, फर्स्ट लीडर बना इसका, इस्लाम का। उसके बाद 2 लोग और बने, फोर्थ बना उसका ये शियात अली। फिर शियात अली का किलिंग हो जाता है, उसके बाद शियात अली का बेटा आता है हुसैन। हुसैन फिर लीडर बनता है इस्लाम रिलीजन का। और जो शिया जो कम्युनिटी होते हैं उसके अंदर जो उनका रिलीजियस लीडर होता है उसको इमाम कहते हैं, इमाम। तो हुसैन पहला इमाम था, उसके बाद 11th इमाम तक आए, फिर 12th इमाम आया, फिर 12th इमाम सडनली डिसअपियर हो गया। और फिर ऐसा कहा गया कि ये अब इमाम कब वापस आएगा, जब दुनिया में प्रॉब्लम बहुत इंक्रीज हो जाएगा तब ये इमाम वापस आएगा। ये सेम कंसेप्ट क्रिश्चियनिटी में है, सेम कंसेप्ट इसमें अंदर ज्यूज में भी है। वो लोग कहते हैं कि जब दुनिया में प्रॉब्लम बहुत इंक्रीज हो जाएगा तब मसीहा आएगा और वो प्रॉब्लम को ठीक करेगा। तो ये तीनों का जो आप ये देखो, फिलॉसफी देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये कह सकते हो कि ये इसलिए है क्योंकि जेरूसलेम का कनेक्ट है, और वहां से तीनों रिलीजन या तो ओरिजिनेट हुआ या इम्पोर्टेंट सीट है। डेट्स वाई वो पैलेस्टीन डिमांड कर रहे हैं। ओके। और सर जैसे अभी हमने देखा कि अगस्त 2020 में यूएई और इजराइल का हो गया, तो सर इसमें यूएई का कुछ इंटरेस्ट होगा ना सर? हाँ, इंटरेस्ट होगा। यूएस के साथ उसको अब बिजनेस ज़्यादा मिलेगा, इजराइल के साथ अब ज़्यादा बिजनेस मिलेगा उसको।
तो ये उसको इसराइल से वेपन मिलेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी मिलेगा, तो ये उसका इंटरेस्ट है। ओके ओके सर, थैंक यू। कुछ और डाउट किसी को? सर यस प्रभजोत। सर ये शिया और सुन्नी में कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए है कि उनका ओरिजिन अलग है बस। हाँ, उसमें मतलब कौन ओरिजिनल इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें जो उनके दोनों के लीडर्स अलग अलग हैं, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। और सर और बाकी और भी डिफरेंस है इनके बीच में, जैसे कि कौन किस चीज को फॉलो करता है। जैसे शिया जो हैं वो बिट मॉडरेट हैं, सुन्नी जो हैं दे आर बिट ऑर्थोडॉक्स, तो ये भी एक डिफरेंस है। ये सेम ऐसे जैसे कि आप देखो कि सिखिज्म में जैसे निरंकारी सेक्ट है, तो निरंकारी सेक्ट जो है वो अपना मीन्स अलग वे में मतलब वर्क करता है ना, उसके थोड़े बहुत रिचुअल्स अलग होंगे। या सिखिज्म में भी अलग अलग डिवीजन है, जैसे मेरे को याद नहीं आ रहा, बट एक ग्रुप है यहाँ पे लुधियाना अमृतसर के आसपास है, और वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई हमारे घर में खाना मांगने आता है, कोई रिलीजियस गुरु, तो हम उनको क्या करते हैं कि उनके हाथ में या उनके पास बैग होता है उसमें देते हैं। तो उनके लिए क्या कहा जाता है कि वो उनके ये पेड़ के पास रख दिया जाता है, वो लोग घोड़े पे आते हैं और उनके पास तलवार होता है और उसमें वो उठा के चले जाते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्टली ऑफर करते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। तो ये एक ग्रुप था, मेरे को नाम इसका याद नहीं आ रहा। तो सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, फॉलोइंग होता है, बट ओरिजिनेटेड इस तरीके से हुआ, शिया और सुन्नी। और सर इजराइल और जेरूसलम आपस में सपोर्ट करते हैं ना, जेरूसलम से इजराइल को? नहीं, जेरूसलम क्या है, एक सिटी है, और वो सिटी पार्शियली लाई कर रहा है वेस्ट बैंक में, पार्शियली लाई कर रहा है इजराइल में। तो जेरूसलम का जो वेस्टर्न पार्ट है वो इजराइल के कंट्रोल में है, जेरूसलम का जो ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्ट बैंक के कंट्रोल में है, और वो तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ज्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इस्लाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्रिश्चियनिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जेरूसलम एक सिटी है, और वो सिटी के लिए दोनों कंट्री फाइट कर रहे हैं कि हमें इंटायर जेरूसलम मिलना चाहिए। ओके, ये सेम ऐसे हुआ जैसे चंडीगढ़ है, तो पंजाब का भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल चंडीगढ़ है, हरियाणा का भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल चंडीगढ़ है। लेकिन जब पंजाब और हरियाणा के बीच में पार्टीशन हो रहा था, तो दोनों स्टेट दे वर फाइटिंग कि चंडीगढ़ का पूरा कंट्रोल मिल जाए, तो बाद में हमने उसको यूटी कन्वर्ट कर दिया। तो सेम वैसा ही है ये जेरूसलम वाला। ओके सर, थैंक यू। या कुछ और डाउट किसी को? ओके, तो आई थिंक किसी को अब डाउट नहीं है, तो हम सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कल मिलेंगे हम लेक्चर के लिए। थैंक यू एंड गुड डे एवरीवन। सर ये संजन, सर मार्जिनलाइजेशन એટલે मीन्स क्या? किसी को इग्नोर कर देना, कंप्लीट इग्नोर कर देना, तो वो मार्जिनलाइजेशन होता है। मीन्स सर जैसे कि अब सपोज करो कि कोई ग्रुप है, तो ना तो उसके डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना है, ना तो उसको एजुकेट करना है, मीन्स उसको कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया, आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो वो मार्जिनलाइजेशन हुआ। ओके सर। ओके, या थैंक यू एंड गुड डे एवरीवन।